देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे, मैंने मयंक कहा था ना बेटा अकेले बैठोगे तो पढ़ पाओगे, नहीं तो ऐसे रह जाओगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये पढ़ रहे थे हम, ठीक है। लास्ट क्लास नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। देखो तो मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में, वीबीटी पूरी क्लियर करा दी थी, जो था अच्छी बात है, जो नहीं था और अच्छी बात है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताया था कि अगर आपका वीक लिगेंड होगा, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे आज हम इसके वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में बताया था। जो उस क्लास में बच्चा था उसे पूरे याद हो गए होंगे, जो नहीं था वो एक बार देख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ठीक है। शेप होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा पैरामैग्नेटिक, ये हमेशा याद रखें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा अगर वीक लिगेंड में तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, शेप होगी ऑक्टाहेड्रल एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरा ही होगा, ठीक है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2, शेप होगी स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर। और मैग्नेटिक कैरेक्टर चाहे 4 हो चाहे 6 हो, डाया ही रहेगा, डाया मैग्नेटिक, मैग्नेट के प्रति कोई भी व्यवहार नहीं रखेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा d2sp3, शेप ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी और मैग्नेटिक कैरेक्टर डाया ही रहेगा, ठीक है। बस एक बात और जानो इसमें, जो किसी ने नहीं पढ़ी तो अब पढ़िए। जो वीक लिगेंड होता है, जो वीक लिगेंड होता है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। बताऊंगा क्या होते हैं। वीक लिगेंड होगा हाई स्पिन वाले कंपाउंड होंगे, और स्ट्रॉन्ग होगा तो लो स्पिन वाले कंपाउंड होंगे। ये दो चीज और याद रखना। और आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो इस बार बोर्ड एग्जाम में इस साल का पेपर देखते हैं, और ये आपके सामने है और कुछ क्वेश्चन है 3 नंबर वाले जो आप कर देते। जिसने लास्ट क्लास में नहीं था वो लिख लो, बस मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन आया 22वां क्वेश्चन मेरे पास, ये आया क्वेश्चन नंबर 22 CBSE 2025, ठीक। पहला क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम, नेम ऑफ CONH3 का होल 5 ONO +2। इसी का बी पार्ट है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा NiCN4 - 2 का, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, मींस मैग्नेटिक कैरेक्टर। तीसरा क्वेश्चन है जो कि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है बट अब मैं पढ़ाऊंगा आज, तो NH3 का होल 6 एंड CrCN6, इनके बीच में कौन सी आइसोमेरिज्म है। 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछ लिए, 3 क्वेश्चन 3 नंबर दे रहा है। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 3 नंबर का ये क्वेश्चन, मतलब आधा आधा नंबर यहाँ मिलेगा आपको, तो सॉल्व करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक। यहाँ पर इसको आपका IUPAC नेम बताना है या इसमें आइसोमेरिज्म बतानी है बस, ठीक। तो ये अभी मैं पढ़ाऊंगा तब पता चल जाएगी, है ना।
बाकी इन दोनों को कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहला चीज मेटल होता है ना। हेलोजन या ऑक्सीजन अगर आ जाए डोनर साइट में तो वो वीक लिगेंड होते हैं, बट अगर इन दोनों को छोड़ के कोई चीज आए तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है मेरे पास। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कितने हैं? 4 है, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? DsP2। बस हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, कैसे है नहीं, मतलब DsP2। मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा, डायमैग्नेटिक, तो सिंपल आंसर क्या हो गया? मैग्नेट हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? DsP2, है ना। और डायमैग्नेटिक, क्लियर, सॉल्व भी करा था हमने परसों, डायमैग्नेटिक, क्लियर। तो आधा नंबर इसका मिलेगा, आधा नंबर लिखने का ही मिल जाएगा, आधा आधा, ठीक है। इसका आईयूपीएक नेम लिखते हैं, ये एमाइन है, AMMINE। ये नाइट्राइटो ओ है, क्योंकि ओ की तरफ से डोनेट हो रहा है, तो किसका नाम पहले लिखेंगे? ए वाले का। ए वाला कितना है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे प्लस चार्ज है, तो इसी का नाम पहले लिखेंगे। तो पेंटा एमाइन, क्या? पेंटा एमाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट, और कोबाल्ट मैंने बताया कभी भी देखो सीधे में उठा के थर्ड लिख दो, आयन। ये इसका यूपीएक नेम हो गया, ये हो गया। 2 नंबर आपके पूरे पक्के पक्के हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये 2 नंबर है, क्लियर है। ये अभी हम आज पढ़ेंगे, ठीक। ये इस साल का क्वेश्चन था, 2 नंबर कहीं नहीं, 7 नंबर की आई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी देखते हैं और क्वेश्चन, आगे चलते हैं, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। मेरे पास आ गया COCl6 +3 -3, ठीक। मैं कह रहा हूं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए और इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बताइए, है ना। निकाल के बताना है, सिर्फ मैं हाइब्रिडाइजेशन ही पूछ रहा हूँ, और 3 नंबर में दे दिया मैंने, 3 नंबर में सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन दे दिया, तो पूरा निकाल के ही दिखाना है, ठीक। और मैं कह रहा हूँ साथ में मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। तो पहले ये बताओ यहाँ पे लिगेंड कौन सा है? वीक है, स्ट्रॉन्ग है? सब बताइए, वीक है, स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले मेटल होता है, मेटल के बाद ये हेलोजन आ गया। हेलोजन मेरे पास क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, और क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से क्लोरीन है। क्लोरीन वीक है और ये है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। 6 हो गया तो वीक लिगेंड है, 6 हो गया वीक लिगेंड में, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आना चाहिए सीधे, है ना। पैरामैग्नेटिक तो ये रहा ही होगा, वीक है, वीक है, पैरामैग्नेटिक रहा होगा, मतलब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, तभी ये पैरामैग्नेटिक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, कभी भी कंपाउंड दे दिया जाए तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या? उस कंपाउंड में प्रेजेंट मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, तो निकालिए X प्लस क्लोरीन पे -1 चार्ज, क्लोरीन है कितने? 6, बराबर पूरे कंपाउंड पे -3 चार्ज है, तो X बराबर +3 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? यानी कि मेटल पे +3 चार्ज आ गया है, तो मेटल पे +3 चार्ज आ गया है, तो मेटल का एटॉमिक नंबर 27 है ना। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। अगर कोबाल्ट पे +2 चार्ज आता, हमेशा +2 से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखो। +2 होता तो 20 से कितना ऊपर है? 7, तो 3d7 होता, बट वो +3 है, तो एक और निकाल दो, तो ये 3d6 बचा होगा। यानी कि आर्गन ऐसे लिखा रहने दो, पूरा लिखना चाहते हो और 3d6 लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्यादा अच्छा मत सीखो, यही सीखो डायरेक्ट, 3d6 आएगा, ठीक। अब ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड मतलब इसके पास एनर्जी है ही नहीं, कमजोर आदमी है ना। 6 मेहमानों को बुला लिया है, कमजोर आदमी, और एक मेहमान 2 जनों को लेके आया है, तो 6 मेहमान आए, 12 लोग आए हैं, 12 लोग के लिए 12 कमरे खाली दिखाने हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा ग्राउंड स्टेट बनाई जाती है पहले, क्या? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बनाऊंगा तो पहला ऑर्बिटल डी ही है, तो डी में 5 रूम होते हैं, कितने होते हैं? 5। इस 5 रूम में पहले से ही 6 बंदे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 3D आपने 12 लोग बुला रखे हैं, और एक रूम में मैक्सिमम 2 ही लोग आते हैं, तो आगे के 6 डब्बे खाली दिखाइए, है ना। तो 3D के बाद आता है 4S, क्या आता है? 4S, तो 4S में एक ही रूम होता है। उसके बाद आता है 4P, क्या आता है? P में 3 होते हैं, और उसके बाद आता है 4D, D में कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। तो ये 4D। तो अब आगे के मुझे खाली दिख रहे हैं, तो आगे के रूम में शिफ्ट करूंगा मैं। तो 12 लोग हैं, तो 2 बंदे एक रूम में यहां डालो Cl-, 2 बंदे यहां डालो, 2 बंदे यहां डालो, 2 यहां डालो, कितने हो गए? 4 बंदे मैंने शिफ्ट करा दी, 4 फैमिली, 5 6 हो गया, है ना। 6 फैमिली मैंने शिफ्ट करा दी। ये वीक लिगेंड था, इसलिए इसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, आगे भीख लेके कमरे खाली जो पड़े थे उसमें शिफ्ट कराने लगा, है ना। तो कितने बंदे आए? एक एस में आए, 3 पी रूम में आए, और 2 डी रूम में, तो sp3d2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। भाई मेरे जो मेहमान आए हैं वो इन ऑर्बिटलों में आए हैं, एक एस में, 3 पी में और 2 डी में,
तो sp3d2 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास अनपेयर्ड कितने बचे, 1 2 3 4, 4 बंदे ऐसे हैं जिनका पेयर नहीं मिला, तो n बराबर 4 है। ठीक है, मीन्स अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक हो गया नेचर। पैरामैग्नेटिक हो गया मतलब अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने लगूं तो म्यू बराबर 4.9 बार मैग्नेटॉन आ जाएगा। कैसे आएगा, म्यू का फॉर्मूला होता है रूट एन इंटू एन प्लस टू, है ना, यानी कि 4 इंटू 4 प्लस 2, तो 6 चौक 24 होता है, 24 का क्या आ जाएगा आपका 4.9 आ जाएगा बार मैग्नेटॉन। ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। ठीक, ये पूरा 3 नंबर हो गया। ठीक है, अगर मैं यहीं पर आपको Cl की जगह पर Cn दे देता, क्या दे देता, Cn दे देता, तब भी सेम ऐसे ही होता, तब भी सेम ऐसे ही होता। यहां तक तो यही आता, देखो Cn पे -1 चार्ज होता है, इसका तब भी +3 आता ऑक्सीडेशन स्टेट, बस यहां से आके थोड़ा फर्क पड़ जाता। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब एनर्जी है ना, ये अपने बंदों को, इसका अपने बच्चों पे बहुत कब्जा है। ये देखो ये क्या करेगा कि आप एक ही रूम में 2-2 शिफ्ट हो जाओ, पहले ये अकेले अकेले सो रहे थे हर रूम में, अब ये इसके पास एनर्जी इतनी है कि ये क्या करेगा, अब तुम एक रूम में 2-2 शिफ्ट हो जाओ, एडजस्ट हो, तो यहां से देखो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बना लेगा, तो 2 रूम यही खाली मिल जाएंगे, 2 डी में ही खाली मिल जाएंगे, D2S और P3, तो D2sp3 हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट बन जाती है, बस यही फर्क है स्ट्रॉन्ग और वीक में। वीक में ग्राउंड ही रहेगी, स्ट्रॉन्ग होगा तो एक्साइटेड बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन था। क्लियर है, क्लियर है, अरे समझ में आया, समझ में आया। अच्छा आप सुनिए, सुनिए एक चीज, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, दोज एलिमेंट, दोज मेटल और एलिमेंट जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में, वही कलर देगा, कलर्ड मेटल होगा। ठीक है, मैं अनस्टेबल हूं, अनस्टेबल हूं तो कहीं ना कहीं पेयरिंग करने जाऊंगा, और पेयरिंग करने जाऊंगा तभी मैं धूप में, घर से गोरा निकला था धूप में आके काला हो जाऊंगा, क्यों, है ना, क्योंकि थैंक यू, क्योंकि मैं अनस्टेबल था तभी कहीं काम करने निकला, और काम करने निकला तभी मेरा रंग चेंज हुआ। मींस अनस्टेबल था, मींस पैरा अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तभी मैं पेयर बनाने निकला, स्टेबल होने निकला, स्टेबल होने निकला तभी मेरे ऊपर कलर आ गया। ठीक है, लेकिन मेरे पास पेयर्ड ही इलेक्ट्रॉन है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन आया था अभी देखते हैं। दोज मेटल जिसके पास सारे ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक मुआवजे वाला बंदा गाड़ी में घूम रहा होगा, गोरा होगा, यानी कि कलरलेस होगा, व्हाइट वाले को कलरलेस कहते हैं। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। जैसे मैं कह दूं टाइटेनियम+4 कलर्ड कंपाउंड है या आपका कलरलेस है, व्हाइट मतलब व्हाइट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, कलरलेस माने जाते हैं। ठीक है, तो टाइटेन, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मुझे क्या देखना है कि पेयर्ड है इसके पास कि अनपेयर्ड है, कलर में तभी बता सकता हूं कि ये कलर्ड होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। मैंने आपको +2 वाला सब सिखा रखा है, स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का कितना होता है 22, अगर इस टाइटेनियम पे +2 होता तो 20 से ऊपर कितना है 2, तो 3d2 आता, टाइटेनियम +2 होता तो 3d2 आता, 3 होता तो 3d1 आता। अब ये 4 है तो ये 3d0 हो गया, और इससे पहले आर्गन आता है, और आर्गन एक स्टेबल गैस है, स्टेबल गैस है मतलब सारे पेयर्ड रहे होंगे, सारे पेयर्ड रहे होंगे तो मतलब ये कलरलेस है। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं, अरे समझ रहे हो। मैं कह दूं स्कैंडियम+3 कैसा है ना, तो स्कैंडियम का 21 ही होता है ना, 21 होता है। 3d अगर स्कैंडियम+2 होता तो ये 3d1 होता, है ना, अगर स्कैंडियम+3 2 होता तो 3d1 होता, अब ये स्कैंडियम+3 है तो ये 3d0 हो गया, और 3d0 से पहले आर्गन ही आता है 18, तो ये भी कलरलेस हो गया। तो मैं पूछूं Ti+4 और स्कैंडियम+3 में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्यों, क्योंकि इसके पास भी टाइटेनियम+4 पे भी आर्गन ही बचा, यहां पर भी आर्गन बचा, दोनों के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो सेम इलेक्ट्रॉन है, मींस दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, क्लियर है।
तो आपके पास क्वेश्चन आया कि स्कैंडियम +2, वेनेडियम +3, टाइटेनियम +4 एंड मैग्नीज +2, सब कलर वाले कंपाउंड कौन से हैं, कलर कौन सा देगा, सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, औरली पहचान सकते हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा। 3 क्वेश्चन मैंने पूछे, ओरली हो सकते हैं ये, ओरली हो जाएंगे कैसे, स्कैंडियम +2 है 3d1 बचेगा, है ना, डी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मतलब अनपेड होगा, तो ये कलर देगा, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, वेनेडियम +3 है, वेनेडियम का कितना होता है, 23 होता है, ठीक है 23 होता है, 23 है तो +2 होता तो 3d3 होता, +3 है तो 3d2 हो गया होगा, मतलब यहाँ पे भी 2 अनपेड है, ये भी कलर देगा। अरे 2 का मतलब ये मत कहो कि सर 2 है तो जोड़ा बना दो, अरे 2 तो ऐसे भरोगे ना, पहले एक एक करके भरते हैं, तो अनपेड 2 है, ये भी कलर देगा, है ना। अगर इसके पास एक अनपेड है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.7 रहा होगा, मैंने टेबल बनवाई थी, 2 है तो 2.8 रहा होगा, टेबल बनवाई थी मैंने, डायरेक्ट टिक लगाने, हमें इन क्वेश्चनों को ऐसा समझना है ये है ही नहीं कुछ, ठीक है, ये जेई या कुछ भी दो आप, ऐसे क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट, ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। टाइटेनियम +4 है, अभी बताया कलरलेस है, ये कलर नहीं देगा, ठीक है। मैग्नीज +2 है तो 3d5 होगा, 5 अनपेड होंगे, देखो 2 ऐसे बढ़ती है, 3 4 5, 5 अनपेड, सबसे ज्यादा अनपेड इसके पास है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट इसका होगा 5.9 होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है समझ रहे हो। तो मेरे पास आपके पास एक क्वेश्चन आया कि जिंक, है ना, जिंक जो है वो 3D सीरीज का एक कलरलेस मेटल है, क्यों, वाई, जिंक +2 मान लो या जिंक भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जिंक क्या होता है बेटा, जिंक देखो 30 होता है, 30 होता है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया कि 3d लिखो 4s लिखो, 30 है, 18 तक तो यहीं खत्म हो जाता है आर्गन तक, 18 के बाद आपको 4s में पहले भरना है, 2 यहां भर दिए, 20 और 10 30, देखो जिंक की डी ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हैं, डी में 10 आते हैं, 10 है, वो कहते हैं जिंक +2 बी कलरलेस है, क्यों, तो 2 है +2, कितना ऊपर है 20 से 10 ऊपर है तो 3d10 आएगा, और ये आर्गन, आर्गन में भी सब फुलफिल्ड और इधर भी सब फुलफिल्ड, इसलिए कलरलेस है क्योंकि डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होती है इसकी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर कलरलेस, ठीक है, या इसको कलरलेस को बोल देते सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट मेटल है मतलब कभी निकले ही नहीं है बाहर, बाहर नहीं निकले हैं तो कहीं भी निकलेंगे तो इनको दुख दर्द बहुत मिलेंगे, तो एक सॉफ्ट है हमेशा, है ना। तो सॉफ्ट है क्यों है, क्योंकि ये फुलफिल्ड रहे, कभी दुनियादारी देखी ही नहीं, सब्जी तक खरीदने नहीं गए, है ना, तो जितने रुपए दे रहा हूं मैं लेके चले आ रहे हैं, सॉफ्ट है इसलिए, है ना। तो अब आते हैं टॉपिक पे, अब आते हैं, 2 क्वेश्चन आप कर दो, 2 क्वेश्चन आप कर दो, फिर मैं चलता हूं आगे। बेटा एक बार मेरे को एमटीजी दे दो, कोई लाया है, नहीं लाया भाई, ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एक ही बच्चा लाया, मैथ पढ़ रहे हैं, होने का कुछ नहीं है तुम पे, मैं बता रहा हूँ, इधर ना होने का कुछ, मैं बता रहा हूँ, जो मैथ कितनी भी पढ़ लो, बुक खत्म हो गई, दोनों का आईयूपीएक नेम और हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ। C2O4 है, ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट एक बाइडेंटेन लिगेंड होता है, बाइडेंटेन लिगेंड में इसमें डोनर साइड कौन सी होती है, C2O4 में भी देखो कार्बन के पास तो लोन पेयर होते ही नहीं है, ऑक्सीजन के पास होते हैं, और तो ऑक्सीजन डोनर साइड होती है, और ऑक्सीजन डोनर साइड जहां हो गई वो वीक लिगेंड, बताया था मैंने, ये भी वीक लिगेंड, ये भी वीक लिगेंड, बताओ दोनों का हाइब्रिडाइजेशन, आईयूपीएक नेम, दोनों बताने हैं। ठीक है, इसका आईयूपीएक नेम और हाइब्रिडाइजेशन दोनों लिखने हैं, कर दोगे मैं, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, दोनों वीक लिगेंड है, 6 हैं,
आंसर तो मालूम होना चाहिए सीधे सीधे। वीक लिगेंड में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो आंसर तो आना ही आना है sp3d2। और पैरामैग्नेटिक ही होंगे दोनों, दोनों ही वीक लिगेंड है। कैसे करेंगे वो आप बताओ मेरे को। एक C2O4 का मतलब है कि 2 रूम घेरेगा। अरे बाइडेंटेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन ला रहा होगा एक बार में, तो 3 है तो 12 लाएगा, 6 रूम चाहिए। आयुपेक और हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक करेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट। भाई रशिका ने कल मेरे को मोटिवेट कर दिया, कल मैंने व्रत रख रखा था, रशिका ने स्टेटस डाल दिया भाई डेडलिफ्ट का, मैं जिम चला गया भाई। मैंने 150 किलो उठाया पहली बार में जाके। क्यों नहीं उठाएगा, 210 उठा रखा है मैंने लास्ट। बेल्ट बांधी और सीधे उठा दी। वो कह रहा थोड़ा वार्म अप तो कर ले, नहीं मैंने कहा पहले उठा के देख लूं उठाएगा क्या। भाई वही 100 किलो उठा रही थी, मेरे को लग रहा है कितना था, 100 था वो। मैंने कहा जब ये 100 उठा रही है तो मेरा तो पहला ही सेट होना चाहिए 100 से। हाँ कोबाल्ट जहां पर भी आएगा बेटा CO+3 लो, ऑक्सीडेशन नंबर +3 ही आना है। सर ने कह रखा है उसका +3 आएगा तो +3 आएगा, निकालूं क्यों मैं, है ना बेटा। अरे +3 आएगा बेटा, कोबाल्ट कहीं भी देखो +3 आएगा, बट निकालना भी तो मालूम हो। मैं निकाल दूं बेटा, नहीं निकल रहा तो निकल गया, दिखाओ कॉपी लेके आ जाओ। इतनी जल्दी कैसे निकल गया। हाँ तो हाइब्रिडेशन निकाल के दिखाओगे ना, तुमने डायरेक्ट आंसर तो नहीं लिख दिया sp3d2। अरे निकालो, ग्राउंड स्टेट बनाओ, 3D बनाओ, फिर 4s बनाओ, 4p बनाओ, 4d बनाओ, 4s से इलेक्ट्रॉन भरना चालू करो, 4d तक भर दो। बेटा प्रैक्टिस करनी, मैं प्रैक्टिस तो हो ही रही होगी। हाइट बढ़ गई है, क्यों करनी। हाँ इससे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्या करोगे फिर, इतनी बहुत है। हुआ बेटा, ऐसे निकाल लोगे तभी दिक्कत देगा, तो प्रॉपर निकालना है। ऐसे अभी क्या प्रॉपर निकालो, कैसे पेपर में लिखोगे। ऐसा तो मेरे को पता है तुम्हें आता है, लेकिन मेरे को प्रॉपर चाहिए ना, मैं भी तो देखूं कैसे लिखोगे पेपर में। आज यहीं बैठ के पहले तुम्हारा देखो कैसे कैसे लिखो, स्टार्ट से कैसे लिखोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ मेरे को, सॉल्व कैसे करोगे। बेटा तुम आए नहीं बेटा, लास्ट मार तो हो गया था। अरे उसको क्या ये क्या लिख दिया ये। हाँ हाँ मेरे को इतना चाहिए नहीं, ये फालतू चीजें नहीं लिखनी है। देखो x प्लस, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पहले। तू प्रेजेंट था जब ये पढ़ा रहा था। हाँ लास्ट 2 क्लास से यही पढ़ा रहा हूं मैं। देख लो मैं निकाल देता हूं एक का, हाँ सिखा रहा हूं देख। सबसे पहले मेरे को मालूम चल गया ये दोनों वीक लिगेंड है, यहां तक कोई दिक्कत है, वीक लिगेंड है ठीक। सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो x प्लस C2O4 पे -2 चार्ज होता है, तो ये 3 है इंटू 3 बराबर -3, x बराबर +3 आ जाएगा। ये भी करके दिखाऊं या ये हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट करना है सॉल्यूशन। CO+3 27 +2 होता तो 3d7, 20 से ऊपर 7 था तो 3d7 लिख दो, +3 है तो 3d6। वेरी गुड। वीक लिगेंड है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट बनेगी GS। डी ऑर्बिटल है, डी में 5 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। इलेक्ट्रॉन भरो 6, 1 2 3 4 5 6 भर दिए। ग्राउंड स्टेट वीक लिगेंड है, इसके पास ताकत ही नहीं है कि ये अपने बच्चों को सिर्फ एडजस्ट करा दे, वो एक एक रूम में ही सो रहे हैं। आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 4s बनाइए, 4p बनाइए, p में 3 डब्बे होते हैं, एक यहाँ, 4 रूम हो गए खाली। आपको चाहिए कितने टोटल, 6, और ये 4d हो गया। 2 यहां यूज कर लीजिए बेटा, एक C2O4
जब आता है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, और एक डब्बे में, एक रूम में आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन कितने में आएंगे? 2 डब्बों में। आपके पास टोटल कितने आ रहे हैं? 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 3 डब्बे कितने में आएंगे? 6 डब्बों में आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो एक एस आया है ना, 3 पी आया, 2 डी आया, तो sp3d2। कुछ भी चेंज नहीं, कुछ भी नहीं करना। देखो ये भी वीक भी, ये भी वीक, इन दोनों का तो काम ही नहीं था, काम तो सीओ का है ना, सेम यही उतार दो दूसरे वाले में भी, ठीक है, sp3d2 ही आएगा। इतने ही अनपेड होंगे 4। अरे ये देखो ना, वीक लिगेंड में हम इन लिगेंडों का नाम लिख रहे हैं? कहीं नहीं लिख रहे हैं ना, सिर्फ सीओ का ही तो काम चल रहा है। सीओ लिख के दोनों में यही आंसर उतार दो। sp3d2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 ही होंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट 4 × 4 + 2 होगा, और ये आ जाएगा 4.9 बार मैग्नेटॉन, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, हाई स्पिन का होगा, सब जान लो। वीक लिगेंड देखो, आउटर ऑर्बिटल, हाई स्पिन, ठीक, ध्यान रखो। इसको समझ आ रहा है सुमरा? लगा नहीं मेरे को। कर, करके बताओ। ये 2, एक C2O4 माइनस, C2O4 माइनस, ठीक है, C2O4 -2, ठीक है, sp3। अब पूरा सही लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देना बेटा। समझ में आया? समझ में आया? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। अब ये कर दो एक लास्ट, मैंने डायरेक्ट पूछा, देखो ऑब्जेक्टिव दे रखा है इसमें एमटीजी में, NiCl4 -2 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1.82, 2.82, 4.42, 5.46। बताओ। तो अनपेड भाई मैग्नेटिक मोमेंट का बेटा फॉर्मूला होता है म्यू बराबर n इंटू n+2। n होते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो पहले, सबसे पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो मुझे मेटल पे ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होना चाहिए। तो कितना आएगा? x + -1 × 4 बराबर -2, x बराबर +2, यानी कि निकिल पे +2 आ गया। +2 का मतलब निकिल का 28 होता है, तो 3d 8 हो गया। अब 8 जहां पर d ऑर्बिटल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसके पास 2 अनपेड होते हैं, और 2 अनपेड है तो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा, यानी कि 2.82 बार मैग्नेटॉन। ये टेबल बनवाई थी मैंने उस दिन, आप थे सभी? नहीं थे? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट पहचान लो। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 10 से ज्यादा होते ही नहीं है, नहीं होते? अरे होते हैं कि नहीं? नहीं होते ना, 10 से ज्यादा होते नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक ही अनपेड होगा, 2 आ रहे हैं 2, 3 आ रहे हैं 3, 4 आ रहे हैं 4, 5 आ रहे हैं 5, 6 आ रहे हैं तो 4, एक एक घटाते हुए चले जाओ। देखो डी में 8 आ रहे थे, 8 आ रहा है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ऐसे पहचान गए। और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पहचानते हैं? तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड ये मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, डायरेक्ट ट्रिक से जानो। अनपेड इलेक्ट्रॉन कभी भी 5 से ज्यादा नहीं होंगे। 1 है तो 1 से स्टार्ट हो रहा होगा, 2 है 2 से स्टार्ट होगा, 3 है 3 से स्टार्ट होगा, 4 है 4 से स्टार्ट होगा, 5 है 5 से स्टार्ट होगा मैग्नेटिक मोमेंट। पॉइंट के बाद 1 आ रहा है तो 1 के बाद 0.7 लगाइए, फिर एक बढ़ाइए, फिर सेम रखिए एक एक बढ़ा के। देखो 2 अनपेड थे तो 2 से स्टार्ट हुआ 2.8, सीधे सीधे टिक है, ठीक है। क्लियर है? मैं पूछ लूं Cr+3 का कितना आएगा तो बताओ बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा Cr+3 का, बताइए। है? अरे 24 है तो Cr+2 होता तो 3d4, 3 है तो 3 आएगा, 3 अगर डी ऑर्बिटल में 3 आ रहे हैं तो 3 ही अनपेड होगा, तो 3 से स्टार्ट हो रहा होगा 3.9। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा सुमरा? नहीं आ रहा सुमरा को? नहीं आ रहा सुमरा? Cr Mn+2 है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है सुमरा? 25। +2 चार्ज कभी भी मेटल पे आ जाए तो 20 से ऊपर जितना भी है उतने ही इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के ऊपर लिख दीजिए, 3d5।
डी ऑर्बिटल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 5 ही अनपेड रहे होंगे, ठीक है। 5 अनपेड आ रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट 5 से स्टार्ट हो रहा होगा, 5.9। नहीं तो इतनी बड़ी अगर आप कैलकुलेशन करोगे n इंटू एन प्लस 2 में रखकर, तो ये √35 आ गया, निकालते रहोगे तो टाइम आधा तो वहीं चला गया। एक नंबर का क्वेश्चन, टाइम दे रहे हो 3 मिनट, बकवास है ना। 5.9 आएगा, है ना, तो 5.9 हो गया। क्लियर है? अरे क्लियर है श्रुति, करणवीर? यस सर। लास्ट, फिर आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। इसको और निकाल दो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन, इसका यूपीएक नेम क्या है? हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन, हाँ। D2sp3 क्या आएगा? पीछे देख रही हो अब भी, अपने आप पे भरोसा रखो और करे चले जाओ जो भी मन में आ रहा है। तभी सब गलत हो जाता है, तो पीछे देखोगी क्या? सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, निकालो। CO+3 आएगा, CO+3 आएगा, 3d6 होगा। पहले d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरो 6 और आगे 6 डब्बे खाली दिखाओ। फिर एक्साइटेड स्टेट बनाना, जो अनपेड है उससे उठा के पेयर बना दो, तो 2 डब्बे यहीं खाली मिल जाएंगे और 4 आगे दिखाइए। मत ना दिखा मेरे को, इसे मैंने बता रखा पहले। हो गया? दिखा, बच्चों वाले क्वेश्चन है। करो। आयु पे नेम बताओ नीचे वाले का, हाँ बताओ, इतनी देर तो लगती नहीं है। ट्रेस, अरे रुको, तुम रुको, हाँ हाँ ट्रेस, बोल बोल बोल, बोलो तुम बोलो, अब गलत हो गया, बस हो गया। तुम बताओ, तुम बताओ। 1,2 रैपिड देखें, ट्रिस इथेन 1,2, तो इथेन नहीं बोला ना बेटा तुमने, तूने बोला, तू तू उतना ही सुन पाया था ट्रिस किसी से, पता नहीं पीछे शायद रुद्र ने बोल दिया। ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन ना, कही थी, ये इसी ने बताया। बेटा तो खुशी की बात है कि तू कुछ तो पढ़ रहा है। और उसे क्या हो गया बेटा, इतने सदमे में क्यों हो? कम नंबर क्या, पास तो है, फिजिक्स में तो पास भी नहीं है। बेटा टेंशन ना लो, आसानी से मिली हुई सफलता बेकार होती है, ठोकरे खाके मिली हुई सफलता। देखो मैं बता देता हूं, CO पे +3 आएगा, 3d6 होगा, ग्राउंड स्टेट बनाइए, D में 5 डब्बे बनाइए, ठीक, 3d 6 डब्बे खाली दिखाने तो 4s दिखाइए, 4p दिखाइए, 4d दिखाइए, ठीक है। अब एक्साइटेड क्यों बनाओगे? क्योंकि ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग है तो ये बाप ने अपने बच्चे पेयर में बना दिए। अरे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर यही बनेंगे, है ना। बेटा मैं तुम्हें ट्रिक बता सकता हूं, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, नहीं बताऊंगा। और ट्रिक है इसकी, एक बार में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। इतना 3 नंबर का भी शॉर्ट में सॉल्व हो सकता है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो D2sp3 सारे पेयर हो गए, डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। करंट पेपर कैसा गया? ठीक गया था सर। मेरे को भेजना एक बार पेपर, 1 सेकंड सर, भेज रहा हूँ। ठीक है, मेरे नंबर पे भेज देना। श्रुति समझ में आया? समझ में आया बेटा? यस अब आ सर। जाओ आइसोमेरिज्म पे। अब नया टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना अच्छे से, ठीक, समझ में आना चाहिए। एंजल थ्योरी पिछला ही समझ में आया,
दिस इज मे हैप्पी आवर, आवर मतलब अच्छा घंटा है, मतलब खुशी वाला। इंग्लिश आ रही है ना थोड़ी थोड़ी। मैं बोल रहा हूँ दिस इज मे बी हैप्पी आवर, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो अच्छा ही लगता होगा बच्चों को। ये लाइन मैं इंग्लिश पढ़ने लगा हूँ ना तो आने लगी। अरे इसकी टी शर्ट पे लिख रहा है दिस इज मे बी हैप्पी आवर। चलो, इतनी इतनी अच्छी कोट लिखी हुई टी शर्ट पहनते तब भी दुखी रहते हो। चलो आ जाते हैं आगे। आइसो मैरिज, बेटा फेल हो तो क्या पास कह दूं? आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म क्या होता है सबसे पहले तो यही जान लो। राइटिंग बड़ी गंदी आती है। बेटा मेरा नंबर है करणवीर। यस सर, ग्रुप पे होगा। ग्रुप पे होगा मतलब तुमने सेव नहीं कर रखा? क्या कर रहे हो? मैं सर व्हाट्सएप ग्रुप पे तो है सेव नहीं करता। सर, है। पारस वाले छोटे मोटे स्कूल के टीचरों के। देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसा समझो कि हम 15 लोगों की क्लास है, 15 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारा, बट मैंने आप लोगों का अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से कर रखा। आपका अरेंजमेंट मतलब दो बच्चे यहां बैठा दिए, एक वो चौपाल की तरफ बैठा दिया, ऐसे अरेंजमेंट कर रखा है। मतलब हम हैं पूरे 15 ही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, बट हमारा अरेंजमेंट जो है एटम्स का या लीगेंड्स का, अब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहा हूं तो मैं लीगेंड्स बोलूंगा, है ना। लीगेंड्स का जो अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट तरीके से है, ठीक। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट, बट अरेंजमेंट ऑफ एट लिगेंड। ये किसी ने सिखा दिया, 10th में कुछ बकवास टीचर पढ़ा देते हैं, आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट अरेंजमेंट, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। वो एक टाइप होता है, तो वही रट लेते हैं बच्चे। अरेंजमेंट डिफरेंट होता है एटम्स का, वो होती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो टाइप की आपके कोर्स में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना, एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है? सेम आइसोमेरिज्म आ गया तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो रहेगा, बट अब यहां पर आ जाएगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। बेटा ये टाइप है ना आइसोमेरिज्म का, ठीक। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये चार टाइप की होती है। एक होती है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, बहुत सिंपल टॉपिक है, एक ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेगा। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरी होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरी होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म। जरूरी नहीं है इसी सीरियल में लिखो, कैसे भी याद कर लो, चार होती हैं। चौथी होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार टाइप की होती है, कौन कौन सी? पहली होती है आयोनाइजेशन, दूसरी लिंकेज, तीसरी कोऑर्डिनेशन, चौथी हाइड्रेट। क्लियर है? आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स हो, है ना। ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट लिगेंड्स का अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से हो, दैट इज आइसोमेरिज्म, है ना। ये दो टाइप की होती है आइसोमेरिज्म, पहली होती है स्ट्रक्चरल, दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल। स्ट्रक्चरल के बारे में आज पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल के बारे में कल पढ़ेंगे, है ना। ज्योमेट्रिकल इतना पूछा नहीं जाता, है ना, बस इसका स्ट्रक्चर बनाने को आ जाता है तो वो मैं सिखा दूंगा, ठीक। ये इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल पूछ लेता है, एग्जांपल देगा, पूछेगा किस टाइप की आइसोमेरिज्म है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक। तो चार होती है, कौन कौन सी होती है मेरे पास? आयोनाइजेशन, दूसरी आपकी लिंकेज, तीसरी कोऑर्डिनेशन, चौथी हाइड्रेट, ठीक। तो पहला
आइसोमेरिज्म चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। लिख लो जल्दी जल्दी, लिख लो। लिख लिया? टिपोरी तो हुई। देव, बहुत मेहनत की नीड है बेटा। मैंने सोचा तूने कॉल करा तो मेरे हाथ में ही था फोन, मैंने उठाया नहीं। मैंने सोचा तेरे पापा कॉल कर रहे हैं। अब पहले मैं देव से पूछूंगा कि क्या कहना है। हाँ, ये फोन करता है तो मेरे को लगता है इसके पापा फोन कर रहे हैं, तो पहले बच्चे से पूछो तो जवाब। नहीं तो मैं तो जो अपने मन से कहूंगा फिर इसके दस जोड़ जाएगी। अब भाई मेरे को क्या पता कि तेरे पापा ने छीन लिया हो, शायद फोन कर रहे हो। मेरे नंबर से तो उठाते नहीं हो, इसके से तो जरूर उठाओगे, शायद ऐसा हो सकता है। तेरी मम्मी का नंबर तो सेव है, पापा का नहीं है सेव मेरे पास शायद ना है। भाई एक और है देव गोयल। मैम कह रही वो वही बच्चा है जो तुम्हारे क्लास में था पहले। मैंने कहा नहीं मैम, अब 11th में एक और देव गोयल आ गया। चलो आगे चलते हैं। आयोनाइजेशन समझना, एग्जाम्पल से समझना बेटा। देखो जितना एग्जाम्पल से समझेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। मेरे पास ये एक कंपाउंड है बेटा, ध्यान से देखना। दूसरा कंपाउंड है ये। एक और कंपाउंड लिखा मैंने, क्या चेंजेस दिख रहे हैं बेटा इन दोनों कंपाउंड में और इन दोनों कंपाउंड में, एक एक करके बताएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 5 और 1 6 लिगेंड अंदर है डोनर साइड, 6 ही यहां है। ठीक, क्या दिख रहा है चेंजेस? मेन चेंजेस क्या दिख रहा है बेटा? हाँ बेटा लास्ट बेंच, Cl पे कैसा चार्ज होता है बेटा? वेरी गुड, माइनस। एनाइन ही चेंज हो रहे हैं, इस पे भी माइनस होता है, इस पे भी माइनस हो रहा है। यहां पर भी एनाइन चेंज हो रहे हैं, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस। ये दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर आप देखो तो एक ही CO है, 5 NH3 है, एक Br है, एक Cl है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यही है। बट अरेंजमेंट क्या डिफरेंट हो गया है? निगेटिव आयन का, निगेटिव एनायन का। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें काउंटर आयन Br आ गया, उसमें काउंटर आयन Cl आ गया। काउंटर आयन मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद जो हो। और अगर एनायन काउंटर आयन का शिफ्टिंग हो रही है, किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर बनाने में एनायन काउंटर आयन की शिफ्टिंग हो रही है तो समझ लो वहां पर हमेशा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। देखो नेगेटिव चार्ज वाला ही अंदर बाहर करा गया है, बाकी पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। नेगेटिव चार्ज वाला, पॉजिटिव होगा ही नहीं है ना, पॉजिटिव तो एक पूरे कंपाउंड पे चार्ज होगा। क्लियर है? समझ रहे मेरी बात को? एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वही अंदर बाहर हो गया हो दो कंपाउंड में, तो वो वहां पर हमेशा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होती है। जैसे इसमें देखो सल्फेट पर -2 चार्ज होता है। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक सल्फेट है एक Br है ना, NH2O 5 है, कोबाल्ट 1 है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बट SO4 नेगेटिव चार्ज वाले अंदर बाहर हो रहे हैं, एक में आपका Br काउंटर आयन है, एक में सल्फेट है। क्लियर है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? क्लियर है? डेफिनेशन क्या लिखोगे? एनायन के थ्रू स्ट्रक्चर का चेंज हो जाना, एनायन लिगेंड के थ्रू से। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आर दोज आइसोमेरिज्म वेयर molecular formula same but the structure is changed by anion ligand. क्लियर? या एनायन काउंटर आयन। क्लियर? ये डेफिनेशन कभी नहीं आएगा, पूछेगा कौन सी आइसोमेरिज्म है। क्लियर है? अरे क्लियर है यहां तक? दूसरा हो, दूसरा हो, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा। एनायन नेगेटिव चार्ज वाला अंदर बाहर हो जाए। दूसरा देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म, समझना। लिंकेज आइसोमेरिज्म आप पहचानोगे कि एम्बीडेंटेंट लिगेंड चेंज, एम्बीडेंटेंट लिगेंड हो प्रेजेंट। क्या हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, है ना, बट लिगेंड कौन सा चेंज हो गया? एम्बीडेंटेंट लिगेंड आ गया। जैसे देखो एग्जांपल से समझो, ये मेरे पास आया, इधर देखो, देखना
क्या फर्क दिख रहा है, क्या फर्क दिख रहा है? देखो NO2 यहां पर भी है, NO2 यहां पर भी है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक N 2 O यहां है, एक N 2 O यहां है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका पूरा सेम है। फर्क क्या दिख रहा है? यहां NO2 को NO2 करके लिख दिया गया है, यहां उसका एम्बिडेंट लिगेंड बना दिया गया है, ONO कर दिया गया। क्लियर है? एम्बिडेंटल लिगेंड चेंज हो जाए मतलब एम्बिडेंटल लिगेंड के कारण स्ट्रक्चर अलग हो गया। वहां पर N की तरफ से डोनेट हो रहा होगा, स्ट्रक्चर में जो बनाओगे तो N की तरफ से बॉन्ड बनाओगे, यहां पर बॉन्ड जो बनाओगे वो ON की तरफ से बनाओगे, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्लियर है? एम्बिडेंटल लिगेंड दिख जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, समझ लो लिंकेज है। कौन सी है? लिंकेज। तो इस वाले में बताना, इसमें बताओ। बताओ है बेटा? देखो CN है यहां, यहां NC है, एम्बिडेंटल लिगेंड है। मैं यहां SCN कर देता, मैं यहां NCS कर देता, एम्बिडेंटल लिगेंड है, लिंकेज आइसोमर। समझ में आ रहा है सुमरा जी? समझ में आ रहा है? लग नहीं रहा मेरे को ये फीलिंग आने लगी, समझ लो कि तुम मैं समझ में आ रहा है तो समझ लो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन मेरे को ऐसी फीलिंग आ नहीं रही। अब वो क्यों नहीं आ रही, या तो तुम पढ़ नहीं रही घर जाके, टाइम मिलता है घर पे? क्या कर रहे हो घर पे? डिस्टरबेंस चल रही है। हाइड्रेट का मतलब भाई, हाइड्रेट का मतलब वाटर। अरे हाइड्रेट आइसोमेरिन का मतलब वाटर है आपके पास, हाइड्रेटेड हो आप, मतलब जैसे ये कंपाउंड आ गया मेरे पास। समझना, इधर देखो, देखो ये है, मेरे पास ऐसे कंपाउंड आ जाए, 3 लिख दिया मैंने। देखो क्या चेंजेस दिख रहा है बेटा? पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ भी 6 वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ 2 क्लोरीन है, 1 कोबाल्ट है, यहाँ पर भी देखो 4 वाटर के मॉलिक्यूल अंदर है, 2 बाहर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब सेम है, 1 Cl अंदर 1 Cl बाहर है ना। यहाँ देखिए 4 मॉलिक्यूल यहाँ है अंदर, 2 बाहर है। हाइड्रेट वाटर के मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, क्या? वाटर के मॉलिक्यूल का, यहाँ सारे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, डोनर साइड सिर्फ वाटर है, यहाँ पे डोनर साइड वाटर भी है 4 और 1 क्लोरीन है, या दोनों क्लोरीन अंदर ही कर लो, ये वाला फॉर्मूला गलत है, ये सही है, ठीक है वो गलत है, ठीक है ये आ गया। नहीं, डेफिनेशन मींस आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट आपका स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू अलग अलग हो गया हो। क्लियर? क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? क्लियर है? वाटर, हाँ लो लिख लो, अभी एग्जांपल कराऊंगा, अभी एग्जांपल बहुत है। वाटर मॉलिक्यूल का अलग अलग हो जाना मतलब आधे स्फीयर के अंदर है, आधे बाहर है। देखो लास्ट पढ़ो, कोऑर्डिनेशन। अरे इसे समझ लो फिर लिखते रहना। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिक सबसे सिंपल है, आपको 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर दिख जाएंगे सीधे सीधे। ये देखो जैसे मैंने यहां लिख दिया CrNH3 का होल 6 और यहां लिख दिया COH2O का होल 6, ठीक है। फिर दूसरा इसके साथ दे दिया CONH3 का होल 6, है ना, और यहां लिख दिया CrH2O का होल 6। क्लियर? ये 2 दिए, ये 2 दिए, और मैंने कह दिया इसमें बताइए कौन सी आइसोमेरिक। 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, सिंपल देखते पहचान जाओ, बाकी कुछ अंदर से लेना देना ही नहीं है, ठीक। 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर आपको दिख जाए और उसमें पूछे कौन सी आइसोमेरिक है, सीधे बोल दो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिक, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक। क्या डेफिनेशन? सेम हम कुछ नहीं देखना, अंदर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखे और बोल दे कौन सी आइसोमेरिक, अंदर देखो ही मत, सीधे कोऑर्डिनेशन पे टिक लगाओ, जैसे ये आ गया था। देखो जैसे ये मैंने पूछा था, हाँ ये CBSE 2025 का पूछा था अभी, ये देखो ये रखा है, यही क्वेश्चन इस बार का आया हुआ, ठीक। इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी। बताओ कोई हार्ड आया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे सिंपल केमिस्ट्री है, 2 चैप्टर हैं, 14 नंबर देके जाएंगे, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए,
और वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड मालूम होने चाहिए। पूरी केमिस्ट्री सिंपल है, 1 नंबर बिल्कुल। 14 नंबर कहीं नहीं गए। हेलो एल्केन्स पढ़ो 6 नंबर का, एमाइंस पढ़ो 6 नंबर का, पास हो गए। ये नहीं पढ़ पा रहे हो एमाइंस, तो सीधे आ जाओ बायो वाले बच्चे, बायोमोलिक्यूल्स में बिल्कुल सिंपल है, 7 नंबर का चैप्टर है, 14 6 20 7 27 हो गए। ये नहीं पढ़ पा रहे मैथ वाले बच्चे हैं तो आ जाओ केमिकल काइनेटिक्स में, मैथ का सबसे सिंपल चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी वे में होते हैं। ये भी नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा और अच्छे नंबर चाहिए तो आ जाओ इलेक्ट्रो पे। इलेक्ट्रो पर आपको एक ई सेल का और एक डेल्टा जी नॉट का क्वेश्चन जरूर मिलेगा 5 नंबर का, तो 14 6 20 5 25 हो गए, 23 पे पास हो जाते हैं। कुछ मत पढ़ो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सिर्फ ई सेल और डेल्टा जी नॉट निकालना सीख लो, न्यूमेरिकल करे जाओ सही, 25 नंबर हो गए। लेकिन ये 14 नंबर तो 2 चैप्टर तो पढ़ते ही रहो अब से लेकर पेपर तक, यही 2 चैप्टर पढ़ो, सिर्फ पास होना है, तो सिर्फ पास होना है। क्योंकि 25 नंबर थ्योरी में आएंगे तो 25 तो वो देगा ही देगा, 25 से नीचे नहीं देते प्रैक्टिकल में, अगर मेरे जैसा टीचर नहीं है मैं दे देता हूँ, ठीक। तो 50 हो गए, और 50 बहुत है, मैं तो 22 भी देता हूँ, ठीक। तो पढ़ो, देखो तुम्हें पास होने का तरीका बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक ही पढ़ो, जिसको बिल्कुल ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही। अरे ऑर्गेनिक गिरे से गिरा बंदा भी आपका कार्बिलामाइन टेस्ट, ये नेमिंग रिएक्शन तो याद कर ही लेगा, 4-5 तो फालतू आने ही आने हैं, नेमिंग रिएक्शन याद है तो बॉइलिंग पॉइंट लगाना तो गधे को भी आ जाता है, समझ रहे हो, अभिनव को आता है। अब मैं उसको गधा नहीं कह रहा, होशियार हो, ठीक। गया कह रहा पानी पीने जा रहा हूँ, तभी तो मैंने गधा कहा, पता नहीं झोड़ पे गया पानी पीने पूरा, हाँ उसे पानी 1 गिलास कम पड़ा, पूरा झोड़। समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है बेटा, कितना टाइम हो गया, तो ये था, ठीक। करिएगा अच्छे से, समझ में आ रहा है, कल टेस्ट लूंगा, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लूंगा, तुम्हारी तैयारी मालूम चलेगी मुझे। पढ़ रहे हो घर पे? अरे इसे करना छोड़ो, मेरे क्वेश्चन अलग ही होंगे, ये तो हो जाएंगे तुम पे, ये वाला क्वेश्चन अभी मैं क्लास लेके, या मेरे को भेज देना, मैं बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। देखो 8860, बेटा आज के लिए इतना, थैंक यू। 8860 955 178।